साल 2018 खत्म होने के कगार पर है और अब सबकी नजरें नए साल पर टिकी हुई हैं। पिछले एक साल में एग्री कमोडिटी मार्केट ने खास करके किसानों को बेहद निराश किया है। दाल और तिलहन की कीमतें कमोबेश एमएसपी के ही नीचे रही हैं। हालांकि व्यापारी वर्ग कुछ हद तक मुनाफा कमाने में कामयाब रहा है। लेकिन चार्ट पे अगर हम यहाँ नजर डालें तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि 2018 में गेहूं का भाव करीब 25% बढ़ा है। वहीं कैस्टर, चना और अगर कपास की बात करें 10 से 16% की तेजी इसमें हमने आते हुए देखी। लेकिन सरसों का भाव पिछले एक साल में करीब 5% नीचे गया है। इस साल देश के 5 बड़े राज्यों के ज्यादातर इलाकों में सूखा भी पड़ा है। जलाशयों की बात करें तो उनमें पानी का स्तर काफी कम है और बुआई भी अब कम हुई है। सवाल अब ये है कि ऐसे में एग्री कमोडिटी के लिए कैसा रहेगा साल 2019? क्या होगा एक्शन, जानेंगे आज। तो 2019 में कैसे रह सकती है एग्री कमोडिटीज की चाल, इस पर हम करेंगे बात। और मेरे साथ हैं JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर और SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप तीनों का ही स्वागत है। और चंद्रशेखर जी, पहला सवाल आपसे ही हम पूछना चाहेंगे साफ तौर से। हमने देखा कि पिछले एक साल जो था वो काफ़ी मिन्नतों वाला था। किसान अपनी फसल की सही कीमत मांगते रहे और सरकार कोशिश करने के बावजूद भी नाकामयाब रही है। लेकिन अब हमने देखा रिकॉर्ड पैदावार तो हुई है 2019 में, लेकिन ओवरऑल स्थिति, तस्वीर कैसी उभरती हुई आपको दिखाई दे रही है इस साल के तर्ज पर? मैं समझता हूँ 2019 में किसानों के लिए एक अच्छा भाव मिलने का बड़ा मौका एक उभर आ रहा है। इसके दो कारण हैं। एक है कि पिछले 2 साल के जितने बड़ा उत्पादन, बड़ा फसल है, जितना इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ था और जितना आयात भी हुआ था, खास करके दलहनों का, वो सबका इन्वेंट्री अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इन्वेंट्री प्रेशर जैसे कम होता है तो मैं समझता हूँ मार्केट में भाव में वृद्धि आने का संभावना बढ़ जाता है। वही देखा है हमने पिछले 2 महीने में। आप जानते हैं दलहन के भाव काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। कई दलहन तो अभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम है, बट जो 4000 से भी कम थे आज 4400 4500 के करीब है। चना का तो और भी एक मौका है, 5000 तक जा सकता है। आप कैस्टर सीड, एरेंडा का तो भाव अभी 6000 होने का संभावना मैं देखता हूँ। रुई यानी कॉटन भी एक ऐसा फसल है जिसमें काफ़ी एक्सपोर्ट डिमांड हमारा बढ़ रहा है। चीन माल ले रहा है, बांग्लादेश ले रहा है, तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है, उनके लिए अच्छा भाव मिल रहा है। तो 2019 में मैं समझता हूँ 2 भाग होगा। एक होगा अभी जो रबी फसल आने वाला है, दूसरा होगा आगे वाला खरीफ फसल। खरीफ फसल का क्या हालत होगा विल डिपेंड ऑन हमारा साउथ वेस्ट मानसून का फोरकास्ट जो भी निकलेगा, उस आधार पर हमें एक प्रोग्नोसिस करना पड़ेगा। मगर अभी रबी का हम देखेंगे, जो जिसकी बुआई अभी हो रही है और जिसका फसल निकलेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल में, मैं ज़रा खतरा महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, गेहूं में खतरा महसूस कर रहा हूँ, चना में खतरा महसूस कर रहा हूँ। एकरेज जो बुआई के आंकड़े आए हैं, प्रोग्रेसिव एरिया प्लांटेड काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। और तो उत्पादन का जो लक्ष्य है उससे एक्चुअल उत्पादन काफी कम होने का खतरा है। सॉरी, थोड़ा सा मैं और ऐड इन करना चाहती हूँ आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए। हम देख रहे हैं कि 2 से 3 बातें यहाँ साफ तौर से हैं चंद्रशेखर जी। एल नीनो है, विदेश व्यापार पॉलिसी है और साथ ही जो देश के 5 बड़े राज्यों में सूखा पड़ा है। अब आपने भी सही कहा कि क्योंकि अब जो रबी फसल की जो बुआई है वो पहले के मुकाबले हमने देखा कि थोड़ी सी पीछे चल रही है। क्या पानी की भी कमी आने के आसार हैं, क्योंकि जो बेंचमार्क लेवल है उसके नीचे रिजर्वॉयर्स हम देख रहे हैं कि चले गए हैं? बिल्कुल, जमीन में नमी की कमी है तो एक कारण है। दूसरा है अभी एक एल नीनो का खतरा आ रहा है। एल नीनो में बरसात कम होगा और ड्राई कंडीशंस ज़्यादा रहेगा और जनवरी से लेकर के मई महीना तक एल नीनो का असर हमें दिखाई देने का संकेत वेदर ब्यूरो से, ग्लोबल वेदर ब्यूरो से हमें मिल रहा है। तो वो
समझो एल नीनो आ गया और उसका असर हमें दिखाई दिया, तो ज़मीन में पहले ही नमी कम है, विंटर रेन जो कहा जाता है, सर्दी के बारिश वो भी कम होने का संभावना है। तो आई थिंक हमारा सामने वी आर फेसिंग वेदर रिस्क, रबी के फसल आर फेसिंग वेदर रिस्क। ऑलराइट, विवेक जी, यहाँ पे क्लियरली वेदर रिस्क है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुआई भी पीछे चल रही है, सरकार की तरफ से अगर समझना हो मुझे तो हमने देखा है कि फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी के लिहाज में सरकार काफ़ी एक्टिव तो रही है। किसानों के हित के लिए, उनकी मदद के लिए दालों के इम्पोर्ट पर भी यहाँ पे रोक लगाई गई है, लेकिन क्या ये कदम काफ़ी होंगे? 2019 में जो समीकरण बताए चंद्रशेखर जी ने, उनको ध्यान में रखते हुए क्या इतना कर देना सरकार की तरफ से काफ़ी होगा, या आपको लगता है कि और कड़े कदम भी उठाने की ज़रूरत होगी? मैं ऐसा समझता हूं कि अभी सरकार के लिए एक बहुत दुविधा वाली स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि हमारे स्टॉक्स जो हैं, जो पिछले साल की बम्पर क्रॉप थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले साल ना होने के, इंपोर्ट पे बैन होने के बावजूद काफ़ी कुछ माल आया है, और उसके बाद भी बाजार एक सप्लाई लगातार बनी रही है, और अब वो खत्म होने जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा, अल नीनो इफेक्ट है। हम लोग अभी भी चना में 10 लाख हेक्टेयर में कम सोइंग है इस एरिया में, बहुत बड़ी मात्रा है। और इस साल जो फसल जो पिछले साल गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट की, उससे काफ़ी कम हम सोच रहे हैं 8.5 मिलियन टन के आसपास आएगी। तो ये जो शॉर्टफॉल है, ये बिल्कुल नेक टू नेक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 2 मिलियन टन के आसपास का स्टॉक है। और अगर थोड़ा भी बाजार यहाँ से बारिश कम होती है, अल नीनो इफेक्ट आते हैं, तो डिमांड सप्लाई नेक टू नेक हो जाएगी और मार्केट में क्रंच आ सकता है और प्राइस यहाँ से भाग सकते हैं, बढ़ सकते हैं बहुत तेजी से। सो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक ऑप्शन जो इंपोर्ट का है, उसको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। लगातार वो इंपोर्ट को रोके नहीं रख सकते। अभी तक तो हालात ठीक थे, पर अगर कल के दिन ये सिचुएशन ऐसी हुई कि माल कम प्रोडक्शन हुआ, तो हम कहाँ से लेके आएंगे माल? यहाँ पे पैनिक की स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो गवर्नमेंट को बहुत कीन ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए कि हम इंपोर्ट खोलें और हम माल ला सकें बाहर से, बाजार एकदम से ना बढ़ जाए। आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, आपने वाणिज्य मंत्रालय का जो नया एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी उसके बारे में जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, और उस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के सामने एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस, नंबर 1। नंबर 2, ये भी है कि वाणिज्य मंत्रालय का एक बड़ा भूमिका बनता है एक्सपोर्ट प्रमोशन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस कर दी और लोग निर्यात करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। एक आप दलहन का ही मैं उदाहरण लूँगा। पिछले 1 साल से मैं कहते आ रहा हूँ कि जैसे दलहन का एक्सपोर्ट हमने खोल दिया है, बांग्लादेश 15 लाख टन का आयात करता है हर साल, श्रीलंका 5 लाख टन का इंपोर्ट करता है, मगर वो लेते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से और म्यांमार से। क्यों नहीं हमारी सरकार, हमारा वाणिज्य मंत्रालय उनसे बात करके क्यों नहीं वो भारत से लेते हैं? लेना चाहिए। तो हमें ज़रा लॉबिंग करना चाहिए। वी नीड टू हैव अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एक्सपोर्ट प्रमोशन। बिल्कुल, ये तो सरकार की तरफ से काम हुआ है, लेकिन मैं गेहूं की तस्वीर समझना चाहती हूँ। अब तक तो हमने देखा कि रिकॉर्ड पैदावार हुई है, कीमतें 25% उछली भी हैं, लेकिन अब जैसे कि हम जानते हैं कि अब बुआई में कमी आ रही है, और आपने भी कहा अपने जवाब में पहले कि हम थोड़ी सी इसमें अब नरमी देख सकते हैं। ओवरऑल डिमांड आउटलुक कैसा रहेगा और भाव के लिहाज से गेहूं को हम और कितना चढ़ता हुआ देखेंगे? हाँ, मैं पहले भी आपका चैनल में कह चुका हूँ, पिछले साल का जो एस्टिमेट था गेहूं का 970 लाख टन, वो ओवर एस्टिमेटेड है। मेरा अनुमान से कम 50 लाख टन कम है, यानी 920 लाख टन का अनुमान मैं लगाता हूँ। उसका असर अभी हमें भाव में दिखाई दे रहा है, और अगला साल में 900 लाख टन यानी 90 मिलियन टन से भी कम उत्पादन होने का खतरा है। वैसे तो टारगेट है 100 मिलियन टन, 100 मिलियन टन का टारगेट है गेहूं का उत्पादन का, गेहूं फसल का, मगर उत्पादन 10-12% कम होने का खतरा है। तो इसके वजह से इस भाव में और भी वृद्धि आने का संकेत मैं देख रहा हूँ। अब तो 2000 रुपया प्रति क्विंटल है, और 2200, 2250, 2300 तक
ज़रूर जाना चाहिए भाव, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, लेकिन अब इस पर और विस्तार से करेंगी बात वंदना। तो 2000 के ऊपर तो हम गेहूं को देख ही रहे हैं, लेकिन 2019 में और कितनी कीमतें इसकी भागेंगी, ये बताएं। कविता, जो स्थिति है अभी पैदावार की, जो एक्सपेक्टेशन है, उससे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार हो सकता है कि 2300 से 2400 तक जाएं। लेकिन कुछ एंगल्स हैं यहाँ पे, जैसे और कमोडिटीज़ भी हैं, सोयाबीन है या कॉटन है, तो कुछ न्यू पॉलिटिकल एंगल है या ट्रेड इक्वेशंस है, वो हो सकता है कि 2019 में चेंज हो। जैसे कि ट्रेड वॉर का है यूएस चाइना का, और या फिर आप ले लें कि इलेक्शंस है यहाँ पे 2020 में यूएस में इलेक्शन है, तो उसका भी इम्पैक्ट 19 में दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक तो जो प्राइसेस हाइक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि ऑन कार्ड है ये होना, तो कुछ हद तक तो ये फार्मर्स फ्रेंडली जब तक रहेंगे तब तक मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक एक्सटेंट के बाद जैसे ये इन्फ्लेशन हिट करेगा, वहां पे सरकार को यहाँ पे सोचने की बात आ जाएगी, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर्स जो है वो पैनिक होंगे। यहाँ पे फिलहाल मुझे लग रहा है कि गेहूं में यहाँ पे प्राइसेस जो है वो और ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर देखें तो ये बिल्कुल एनर्जी के तर्ज पे ये जो एग्री कमोडिटीज है वो बिहेव कर सकती है 19 में। लगातार जो कैरी फॉरवर्ड था, 17 का कैरी फॉरवर्ड ज्यादा था बहुत सारी कमोडिटीज में, लेकिन 18 में कैरी फॉरवर्ड जो है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, जो कि एक पैनिक क्रिएट कर सकता है एक एक्सटेंट के बाद। और सप्लाई का समीकरण जो है प्रोडक्शन का बहुत इस बार बिगड़ा है। चना में यहाँ पे कम है, हमें कॉटन में इस बार लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है, तो बहुत सारे इसमें डेफिसिट है, और मानसून का भी इम्पैक्ट आया और एल नीनो सामने है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि एग्री कमोडिटीज इस बार रिटर्न अच्छा दे सकती है। और राइट, स्पेसिफिकली बात करें गेहूं की, तो 2300 से लेकर 2400 तक के दाम हम देख सकते हैं। तो कैसे रहेगा एग्री कमोडिटी बाजार 2019 पे, इस पर हम कर रहे हैं विस्तार से बात। और चलिए इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं विवेक अग्रवाल से। अब मैं पूछना चाहूंगी कि दाल मार्केट पर तो आपकी पकड़ है, अब ऐसे में शुरुआत में आपने कहा कि इंपोर्ट के बारे में सरकार को तो सोचना ही पड़ेगा, लेकिन विवेक ग्लोबली किस तरह का ट्रेंड है, ग्लोबली 2019 दालों के लिहाज से कैसा है और उसका इम्पैक्ट भारत पे कितना पड़ेगा? देखिए, मैं अगर बात करूं भारत की, तो भारत में अभी तुअर की क्रॉप काफ़ी कम है, इसकी खबर आ रही है। चने में भी हम लोग सोइंग में कम है, और इंटरनेशनली अब क्योंकि इंडिया ने पिछले साल इंपोर्ट नहीं किया, तो वो हर कंट्री ने अपने नए नए डेस्टिनेशन खोजे हैं एक्सपोर्ट के लिए, और वहाँ पे उन्होंने दालों का पैदावार कम की है, क्योंकि उनको इंडिया उनका मार्केट नहीं मिल रहा था जो मेजर मार्केट है। सो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट चाइना और बाकी दूसरी कंट्रीज पे फोकस कर रहे थे। तो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड पल्सेस की प्रोडक्शन कम हुई है, और लोगों ने नए मार्केट खोजे हैं, इंडिया पे डिपेंडेंसी कम की हुई है। बेशक अभी भी इंडिया उनके लिए मेन की पॉइंट है, बट अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं कि हम इंडिया पे डिपेंडेंट ना हो। कनाडा ने ज़्यादा मूव किया है चाइना की ओर, जो मेजर पल्सेस प्रोडक्शन वाला है। चाइना के अलावा यूएस भी आजकल येलो पीस से प्रोटीन निकाल के दूसरे एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट्स में उन लोग जा रहे हैं। फीड में काफ़ी माल जा रहा है, यूरोप में माल जा रहा है। तो निश्चित रूप से ओवरऑल ग्लोबली पल्सेस प्रोडक्शन डाउन होगा, और यही एक चिंता का विषय आगे हो सकता है। अभी ये बात ना लगे 6 महीने 8 महीने बाद, क्योंकि वहां पे भी प्रोडक्शन नहीं रहेगा, और अगर हम शॉर्ट हुए तो फिर सप्लाई एक बड़ा कंसर्न हो जाएगा इंडिया के लिए कि हम माल कहाँ से लें। अभी भी अफ्रीका के किसान नाराज हैं, क्योंकि हमने उनसे माल नहीं लिया था पिछले बार, तो उनका वहां भी प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि इंडिया की उनको पता नहीं कि पॉलिसी क्या लाने वाले हैं वो। सो एक थोड़ा मेजर कंसर्न मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया को अभी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ग्लोबली, जब वो पल्सेस की इंपोर्ट पॉलिसी डिसाइड करें, हमारा क्या प्रोडक्शन आ रहा है और बाहर से कितनी अपने को फिगर आ रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि 10% से ज़्यादा का प्रोडक्शन घटेगा। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर शेखर जी आप मुझे बताएं कि अब सरकार बफर स्टॉक के जरिए पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन दाल किसानों का क्या होगा? क्या उनको उनके उत्पादन के हिसाब से भाव मिल पाएगा? सरकार का हाथ में आज कम से कम 40 लाख टन का माल पड़ा है, जिसमें 20 लाख टन है चना और करीबन 10 लाख टन है तुअर। तो इसको सरकार को बेचना पड़ेगा, नंबर 1। तो जैसे सरकार बेचती है तो भाव, जो ओपन मार्केट का भाव अभी ऊपर जा रहा है, क्योंकि सामने एक टाइटनेस दिखाई दे रहा है। तो सरकार जैसे बेचती है तो ये भाव में वृद्धि अभी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा नहीं भाव, मगर सरकार को दे विल हैव टू लिक्विडेट द स्टॉक, क्योंकि यू कांट कीप इट फॉर एवर। तो मैं समझता हूँ हमारा उत्पादन कम हुआ और होने का खतरा है, और सरकार का हाथ में भी स्टॉक
घटते जाएगा जैसे वो बेचते हैं। तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2019 मैं समझता हूँ भाव काफ़ी ऊपर जाने का संभावना है। हमारा रुपया शायद और भी कमज़ोर हो सकता है, तो आयात और भी महंगा हो जाएगा। तो ये सब सिनेरियो का मैं देख रहा हूँ आगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा यहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत होगी सरकार की तरफ से, लेकिन आपकी प्लानिंग कैसे हो सकती है, इस पर हम करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। जानेंगे 2019 में कौन सी एग्री कमोडिटी है जो आपको माला माल कराएगी। शो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, यहाँ पर आपको बताएंगे रणनीति। तो वंदना, आपके पास आती हूँ सबसे पहले। तो वैसे इस साल से सबक लें तो 2019 में किस कमोडिटी में पैसा लगाना चाहिए, मुनाफा किस में होगा? वंदना। कविता, मैं 3 कमोडिटी का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि चना एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है, फंडामेंटल सपोर्टेड है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 5000 से 5200 तक भी यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरी कमोडिटी मुझे लग रहा है कि कॉटन में प्रोडक्शन कम है, चाइना का अगर आया डिमांड तो मेरे ख्याल से ये भी कमोडिटी एक बार MCX पे 23,000 से 24,000 तक जा सकती है। और वीट में प्राइसेस तो है ही ऊपर की तरफ, मुझे लग रहा है 2400-2500 का भाव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बस छोटी सी कमोडिटी है मसाले में कोरिएंडर, वो कमोडिटी मुझे लग रहा है प्रोडक्शन काफी कम होने की उम्मीद है, और वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बार 70-200 तक के प्राइसेस भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट विवेक, नए साल में दालों पर हम लगाएं कोई दाव? जी, मैं चने पे सहमत हूँ मैडम से, और मेरे हिसाब से तुअर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी 50% ही क्रॉप दिख रही है इंडिया में। और उसके बाद उड़द। तो मोस्टली आई एम मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन चना एंड तुअर। ऑलराइट, और आपकी कौन सी कमोडिटी? बिल्कुल, मैं ये जो गेहूं है, रुई, कॉटन है और चना, ये तीनों में कम से कम 10% अपसाइड देख रहा हूँ आगे 3-4 महीने के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, जैसे चीन हमारे से सोयाबीन एक्सट्रैक्शन लेने लगेगा, जो शायद फरवरी मार्च तक उसका निर्णय हो जाना चाहिए, तो मैं सोयाबीन में भी एक उछाल देख रहा हूँ, कम से कम 10%। चलिए, तो ये है वो तमाम कमोडिटीज़ जो कि फंडामेंटली अगर स्लो चलें लेकिन आपको पोर्टफोलियो में, आपके निवेश में आपको ज़रूर मुनाफा कमा कर देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और मुझे भी इस खास पेशकश में दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ ही। नमस्कार।